हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आप सभी लोगों को कक्षा 11 यूपी बोर्ड का भूगोल पढ़ाऊंगा, जिसमें मैं 1 पार्ट से 8 पार्ट तक के प्रश्न उत्तर अच्छे से करवा दिए। आज मैं आप सभी लोगों को 8, 9 सौर विकिरण, ऊष्मा संतुलन एवं तापन पढ़ाऊंगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपका है आपके स्क्रीन पर। बहुत ही मैं ये नोट्स जो है बहुत शार्ट तरीके से बनाया हूँ, और वही क्वेश्चन जो इम्पॉर्टेंट होते हैं, बकवास क्वेश्चन ना मैं आपको कभी पढ़ाता हूँ और ना आपको पढ़ने के लिए कहता हूँ। हाँ, यदि आपके पास समय है तो आप पूरा नॉलेज रखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। इस नोट्स को जैसे मैं लिखा हूँ उसी तरह आप नोट कर लीजिए, क्योंकि इतना अच्छा अगर आप नोट्स बना लेंगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं इसे बहुत ही ज़्यादा चुन चुन कर लिखा हूँ। तो देखिए, पहला प्रश्न है आपका, सूर्यातप किसे कहते हैं तथा सूर्यातप को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, उनके नाम लिखिए। यहाँ वर्णन नहीं होगा, मैं समझने के लिए इसे लिखा था। यहाँ आप लिखेंगे, नाम लिखिए। तो पहले आप लिखेंगे सूर्यातप किसे कहते हैं, तो यहाँ पर आप एक अच्छे से हेडिंग डालेंगे सूर्यातप। उसका उत्तर लिखेंगे, पृथ्वी को सौर विकिरण के रूप में प्राप्त ऊर्जा को हम सूर्यातप कहते हैं। यानी देखिए, ये पृथ्वी है और वो सूर्य है, जो सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होती है, इसी को क्या कहते हैं, सूर्यातप। पृथ्वी को सौर विकिरण के रूप में प्राप्त ऊर्जा को सूर्यातप कहते हैं। अब देखिए आपके प्रश्न में कह रहा था कि सूर्यातप को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम लिखिए। तो आप एक अच्छी सी फिर हेडिंग डालेंगे, सूर्यातप को प्रभावित करने वाले कारक। तो यहाँ पर हेडिंग डाल देंगे अच्छे से, तो आपके टीचर भी खुश हो जाएंगे और आपके अच्छे से अच्छा नंबर आपको देंगे। यानी जितना नंबर होगा उतना नंबर देंगे, यदि आप इन सब गलतियों को सुधार लें तो देखिए, सूर्यातप को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। अक्षांश रेखा, समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र से दूरी, वायु राशियाँ, जल एवं स्थल का वितरण, महासागरीय धाराएं, प्रचलित पौने, पर्वतीय ढाल, सौर कलंकों की संख्या, स्थानीय कारक हैं। ये सब क्या हैं, ये सब हैं सूर्यातप को प्रभावित करने वाले कारक। आपका अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता हुआ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसे आप लोग जरूर आप फेयर कॉपी पर नोट कर लीजिए। आप खुद देखिए कितने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, और उनके आंसर जो हैं बहुत ही अच्छे और सरल शब्दों में हैं। तो देखिए, तापमान विलोमता किसे कहते हैं, विलोमता को व्युत्क्रमण भी कहते हैं। इतनी बात आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो देखिए, तापमान विलोमता किसे कहते हैं तथा यह कितने प्रकार का होता है, इनके नाम लिखिए। अगर आप वर्णन लिखा होगा तो आपको उसके नाम के बारे में भी विस्तृत रूप से लिखना होगा। चलिए मैं आपको इसका उत्तर दिखाता हूँ। आप एक अच्छी सी यहाँ पर हेडिंग डालेंगे प्रश्न के नीचे, तापमान विलोमता। तो उसके नीचे लिखेंगे, वायुमंडल के निचले भाग में जहाँ हम धरातल के संपर्क में आते हैं तापमान अधिक होता है। यानी ये कह रहा है कि वायुमंडल का नीचे जो धरातल है जिस पर हम रह रहे हैं, वहाँ पर तापमान क्या होता है, अधिक होता है। किंतु जैसे जैसे हम ऊपर आकाश की तरफ जाते हैं तापमान कम होता जाता है। ये आपके बहुविकल्पी प्रश्न में यहाँ से पूछ देता है। मैं आपको वो सब चीज़ बता रहा हूँ जहाँ से क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। ये पूछ दिया जाता है कि ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है कि घटता है, तो आपको उस पर सही टिक लगाना होगा, और आपके 2 नंबर के भी पूछ दिए जाते हैं। तो आगे देखिए, यह स्थिति केवल क्षोभ मंडल में होती है, अन्य किसी मंडल में नहीं। ये भी आप ध्यान से पढ़ लीजिए, यह स्थिति केवल क्षोभ मंडल में होती है। कभी कभी स्थानीय रूप से तापमान घटने के बजाय बढ़ने लगता है। ये आप ध्यान से समझिए, कभी कभी ये जो क्रिया होती है, नीचे तापमान अधिक होता है, ऊपर तापमान कम होता जाता है, कभी कभी ये उल्टा होने लगता है। इसी को हम क्या कहते हैं, तापमान ऋणात्मक दर या तापमान पतन दर। ये देखिए, यहाँ से प्रश्न बनेगा, तापमान ऋणात्मक दर या तापमान पतन दर किसे कहते हैं। तो आप यहाँ से समझ चुके हैं, आप आसानी से लिख देंगे। अभी मैं आपको तापमान विलोमता बता रहा हूँ, ये सब उसी के अंतर्गत आ रहे हैं। इसके बाद देखिए, इस क्रिया में समानता नीचे ठंडी वायु की परत और ऊपर गर्म वायु की परत होती है। इस स्थिति को ही हम तापमान विलोमता कहते हैं। अब जाके आपका प्रश्न पूरा कंप्लीट हुआ। आप समझ गए होंगे तापमान विलोमता किसे कहते हैं। एक बार फिर मैं आपको दिखाता हूँ। वायुमंडल के निचले भाग में जहाँ हम धरातल के संपर्क में आते हैं तापक्रम अधिक होता है, किंतु ऊंचाई के साथ निरंतर कम होता जाता है। यह स्थिति केवल क्षोभ मंडल में होती है। कभी कभी यह स्थानीय रूप से तापमान घटने के बजाय बढ़ने लगता है, तो इसे तापमान ऋणात्मक दर या तापमान पतन दर कहते हैं। इस क्रिया में समानता नीचे ठंडी वायु की परत और ऊपर गर्म वायु की परत होती है। इस स्थिति को हम तापमान विलोमता कहते हैं। अब देखिए, तापमान विलोमता आप लिखे हैं,
आपका क्वेश्चन दीर्घ उत्तरी का था, 6 नंबर का पूछा जाता है ये। इसके बाद आप लिखेंगे इसके प्रकार। यहाँ पर लिखेंगे तापमान विलोमता के 3 प्रकार होते हैं, वो कौन कौन से हैं देखिए, ध्यान से आप लोग देखिए और नोट कर लीजिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ। पहला देखिए तापीय विलोमता है, तो यह देखिए 2 प्रकार का होता है, धरातलीय विलोमता और उच्च व मंडलीय विलोमता। इसी प्रकार आप लिखेंगे जैसे मैं लिखा हूँ। इसके बाद आप संपर्की विलोमता लिखेंगे। अगर इसके बारे में थोड़ा लिखना चाह रहे हो तो लिख सकते हैं। यह 3 प्रकार का होता है, चक्रवाती, क्षैतिज प्रवाही विलोमता और घाटी विलोमता। तीसरा आप लिखेंगे यांत्रिक विलोमता, उच्च वायुमंडलीय विलोमता वायुमंडल में व्याप्त ओजोन आदि गैसों के द्वारा ऊष्मा के शोषण से उत्पन्न होती है। अगर इसके बारे में विस्तार से लिखना हो यांत्रिक विलोमता के बारे में, तो यहाँ पर देखिए धरातल के ऊपर वायुमंडल में वायु के ऊपर नीचे गतिशील होने से उत्पन्न होती है। यानी ये यांत्रिक विलोमता कैसे उत्पन्न होती है, धरातल के ऊपर वायुमंडल में ऊपर वायु के ऊपर नीचे गतिशील होने, यानी ये वायु है कभी नीचे आती है कभी ऊपर जाती है, तो इसी के गतिशील होने की वजह से यांत्रिक विलोमता क्या होता है, उत्पन्न होता है। इतना बात आप समझ में आ गए होंगे। यहाँ पर देखिए प्रश्न 3 आप देख रहे हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप भी जानते होंगे कि कितना खास है ये अपने आप में। आपसे अधिकतर टीचर लोग पूछते हैं कि बेटा आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है और सूर्य का रंग उदय और अस्त होते समय लाल क्यों दिखाई देता है। आप मेरा नोट्स देखकर खुश हो रहे होंगे कि इसमें तो वही क्वेश्चन है जो इम्पॉर्टेंट है। देखिए टीचर भी आपसे वही क्वेश्चन पूछता है जो आपको नहीं आता होगा या आपको से थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन देता है। आप जब कक्षा 11 का पेपर देंगे तो जो आपको क्वेश्चन आता होगा वो उसमें पेपर में बहुत कम आएगा। जो आप नहीं याद करते हैं, जिसे आप समझते हैं ये कठिन है, वही पेपर में आता है। तो देखिए इसका उत्तर आप क्या लिखेंगे, पृथ्वी की सतह पर सूर्य की किरणें पहुंचने से पहले वायुमंडल से होकर गुजरती हैं। ये क्या कह रहा है, पृथ्वी की सतह पर सूर्य की किरणें जो है पहुंचने से पहले वायुमंडल से होकर गुजरती हैं। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब देखिए इसके नीचे आप क्या लिखेंगे, वायुमंडल में जलवाष्प, ओजोन एवं अन्य किरणें विकिरण का अवशोषण करती हैं। क्या करती हैं, जो विकिरण है ये सब क्या, जलवाष्प, ओजोन एवं अन्य किरणें के अतिरिक्त ये विकिरण का अवशोषण करती हैं। इसके बाद आप लिखेंगे क्षोभ मंडल में उपस्थित छोटे छोटे कण जो होते हैं स्पेक्ट्रम को अंतरिक्ष एवं पृथ्वी की सतह की ओर विकृत कर देती हैं। यानी क्षोभ मंडल में जो छोटे छोटे कण हैं, जलवाष्प और धूल मिट्टी के कण, ये सब क्या है, जो सूर्य से प्राप्त जो सूर्य का प्रकाश आता है उसमें से 6-7 रंग निकलते हैं। कुछ रंग को पृथ्वी की तरफ, कुछ रंग को ऊपर आकाश की तरफ भेज देता है। इसी प्रक्रिया को स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसके बाद आप देखिए यहाँ पर लिखेंगे, इसके कारण उदय एवं अस्त होते समय सूर्य का रंग लाल और आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। देखिए मैं बहुत ही सरल शब्दों में इसे लिखा हूँ और आपको आशा करता हूँ समझ में आ भी गया होगा। एक बार फिर मैं इसे पढ़कर दिखाता हूँ। देखिए पृथ्वी की सतह पर सूर्य की किरणें पहुंचने से पहले वायुमंडल से होकर गुजरती हैं। इतना बात आप समझ गए। वायुमंडल में जलवाष्प, ओजोन एवं अन्य किरणें विकिरण का अवशोषण करती हैं। क्षोभ मंडल में उपस्थित छोटे छोटे कण स्पेक्ट्रम को अंतरिक्ष एवं पृथ्वी की सतह की ओर विकृत कर देती हैं। इसी के कारण उदय एवं अस्त होते समय जो होता है सूर्य का रंग लाल और आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता हुआ, यहाँ पर आपका क्वेश्चन है ग्लोबल वार्मिंग से क्या आशय है, इसे स्पष्ट कीजिए। तो आप हेडिंग डालेंगे एक अच्छी सी ग्लोबल वार्मिंग। इसके बारे में क्या देखिए उत्तर लिखेंगे, ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ है पृथ्वी की औसत तापमान में वृद्धि होना। इतनी बात आप समझ गए। ये वृद्धि क्यों होता है तापमान में, जलवाष्प में ईंधनों के अत्यधिक जलने के कारण, वनों की कटाई के कारण, उद्योगों के विकास के कारण वायुमंडल में असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। यानी जो वायुमंडल संतुलित होता है इन सभी कारणों की वजह से असंतुलित होता है। इन क्रियाओं से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। एक अनुमान है कि 2040 तक विश्व के तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो जाएगी और ओजोन जो गैस है उसकी कमी हो जाएगी, जिससे ध्रुवीय क्षेत्रों की बर्फ पिघलने लगेगी और समुद्र का जल स्तर ऊंचा उठेगा, जिससे समुद्र तटीय भाग जलमग्न हो जाएंगे। इतना आप समझ गए होंगे कि ग्लोबल वार्मिंग से क्या आशय है। तो ग्लोबल वार्मिंग से आशय है कि जो यहाँ पर अत्यधिक वन कट रहे हैं, अत्यधिक
कपड़े या अत्यधिक लकड़ियाँ या अत्यधिक पदार्थ जलाए जाते हैं, प्लास्टिकियाँ जला दी जाती हैं, उनसे क्या होता है, पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ता है, वायुमंडल असंतुलित हो जाता है, जिससे कि यह अनुमान लगाया जाता है कि 2040 तक संपूर्ण पृथ्वी का 2 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ेगा और जो ध्रुवीय पोल हैं और दक्षिणी पोल पृथ्वी के हैं उन पर बर्फ़ जमी रहती है, वो बर्फ़ पिघलेगी और जो समुद्र तटीय भाग हो जाएंगे वो जलमग्न हो जाएंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी आशा करता हूँ। तो इसे आप लोग ज़रूर नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है आपका, प्लैंक का नियम किसे कहते हैं। ये 2 नंबर के क्वेश्चन अब मैं आपको करवाऊँगा। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके दीर्घ उत्तरी में वो मैं करवा दिया। अब देखिए प्लैंक का नियम क्या है। प्लैंक का नियम बताता है कि एक वस्तु जितना ही अधिक गर्म होगी वह उतनी ही अधिक ऊर्जा का विकिरण करेगी और उसका तरंग दैर्ध्य उतना ही छोटा होगा। इसे आप लोग याद कर लीजिए, ये 2 नंबर के क्वेश्चन है। देखिए यहाँ से आप, ये बेहतरीन क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी है। विशिष्ट ऊष्मा किसे कहते हैं, आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। 1 ग्राम पदार्थ का तापमान 1 सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता है वह विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। यानी जैसे ये पदार्थ है, इसका 1 ग्राम मान लीजिए ये पदार्थ है, इसका हमें टेम्परेचर जो होता है 1 सेल्सियस बढ़ाना है, तो जितनी मैं ऊर्जा दूंगा इसे 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, वही ऊर्जा क्या होगा, विशिष्ट ऊष्मा कहलाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन है प्रश्न 7, किस अक्षांश पर सूर्य की किरणें 21 जून को सीधी पड़ती हैं। ये आपका बहुविकल्पी में पूछ दिया जाता है कभी कभार। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर सूर्य की किरणें 21 जून को सीधी पड़ती हैं। कितना, 21.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर सूर्य की किरणें 21 जून को सीधी पड़ती हैं। प्रश्न 8 है आपका, सूर्य से प्राप्त की गई ऊर्जा किसके माध्यम से विकिरित होती है। तो लघु तरंगों के माध्यम से विकिरित होती है। ये छोटे क्वेश्चन है तो मैं आपको उतना नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि आप इसे समझने के योग्य हैं। आप कक्षा 11 में पढ़ रहे हैं तो ये भी कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है, इन्हें आपको याद करने की आवश्यकता है। जो समझाने का होगा वो मैं समझा दूंगा। जैसे यहाँ पर देखिए प्रश्न है, चालन किसे कहते हैं। संपर्क द्वारा गर्म पदार्थ से अपेक्षाकृत ठंडे पदार्थ की ओर ऊष्मा के स्थानांतरण को चालन कहते हैं। जैसे देखिए ये मेरी पेन है, ये खूब हीट है और ये मेरा हाथ है, ये ठंडा है बिल्कुल। अब देखिए ये जब मैं इसके साथ सटाऊंगा अपना हाथ तो इसकी जो गर्म एनर्जी ऊर्जा है वो हमारे ठंडे हाथों में आएगी तो हमको भी क्या करेगी, गर्म करेगी। इसी को कहते हैं ऊष्मा का चालन। देखिए मैं आपको प्रैक्टिकली भी समझाता चल रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए संवहन किसे कहते हैं। ये आपका ये दोनों दिख रहे हैं आपके, लास्ट क्वेश्चन है आपके पाठ के। तो देखिए संवहन किसे कहते हैं। वायुमंडल की लंबवत तापन क्रिया को हम संवहन कहते हैं, इसे आपको याद कर लेना होगा। संवहन किसे कहते हैं, वायुमंडल की लंबवत तापन क्रिया को हम क्या कहते हैं, संवहन कहते हैं। नीचे इसके क्वेश्चन है, सामान्य ह्रास दर किसे कहते हैं। ऊंचाई के अनुसार तापमान घटता जाता है जिसे तापमान पतन दर या तापमान ह्रास दर कहते हैं। इस क्वेश्चन को मैं आपके अगले क्वेश्चन में बता चुका हूँ। देखिए सामान्य ह्रास दर किसे कहते हैं, ऊंचाई के अनुसार जो होता है तापमान घटता जाता है, जिसे तापमान पतन दर या तापमान ह्रास दर कहते हैं। यही आपको इतना लिखना है। तो आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको बहुत समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया हो दोस्तों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। देखिए मैं आपको कक्षा 11 के सभी चैप्टर वाइज वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। आप लोग मेरा सपोर्ट करो यार, जिससे मैं पूरा का पूरा वीडियो अपलोड कर सकूँ। वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।